15 अगस्त 1947। ये एक ऐसा दिन था जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन था। इसी दिन हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। मगर इस खुशी को दुख में बदलने का काम किया बंटवारे ने। हां, आपने सही समझा, इंडिया, पाक और बांग्लादेश के बंटवारे ने। हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया, पाक और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ। तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये दोनों ही पहले इंडिया के हिस्से थे, मगर 14 अगस्त 1947 को इनको अलग देश घोषित कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के जनरल गवर्नर और वायसराय रहे, इन्होंने 1904 में बंगाल के पार्टीशन का प्रपोजल दिया और रीजन ये बताया कि बंगाल एक बड़ा प्रोविनेंस है और इसको सही तरह से गवर्न करने के लिए इसको 2 भागों में बांटना होगा। और फाइनली 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया और एक हिस्से को वेस्ट बंगाल और एक हिस्से को ईस्ट बंगाल नाम दिया गया। अब वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू थी और ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम थी। और इस पार्टीशन को देखकर यह तो साफ जाहिर हो रहा था कि ब्रिटिश सरकार इस पार्टीशन को धर्म के आधार पर करना चाहती थी और इसके पीछे एक ही कारण था कि इसके माध्यम से वो नैतिकता और एकता को तोड़ना चाहते थे। इस पार्टीशन को लेकर लोगों में बहुत गुस्सा था। साथ ही इस पार्टीशन को लेकर प्रोटेस्ट भी चालू हो गए थे। वेस्ट बंगाल में जो हिंदू मेजॉरिटी जनसंख्या थी वो इस पार्टीशन से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि यह पार्टीशन उनकी मातृभूमि यानी मदरलैंड की इंसल्ट है। मगर ईस्ट इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी जनसंख्या थी वो इस पार्टीशन से खुश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईस्ट साइड में बसे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति खराब थी। उन्हें लगता था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे हिंदुओं का हाथ है, क्योंकि उस समय मोस्टली बिजनेसेस बंगाल में हिंदू चला रहे थे। अब इस पार्टीशन को लेकर प्रोटेस्ट जोरों शोरों से होने लगे और इस प्रोटेस्ट को बड़े बड़े आंदोलनों के साथ में जोड़ दिया गया और सन 1911 में इस पार्टीशन को खारिज कर दिया गया और बंगाल को वापस जोड़ दिया गया। ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था 2 धर्मों के बीच डिफरेंस पैदा करना और इस पार्टीशन की वजह से उन्हें इस काम में सक्सेस भी मिली, क्योंकि 1905 में विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बन गई जो विशेष रूप से मुसलमानों के लिए बनाई गई थी। और 1909 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट को पास किया गया और इस एक्ट के पास होने के बाद इंडिया में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने मुस्लिम लीग पार्टी को ग्रो करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो अब एक्ट तो पास कर दिया गया, लेकिन इस एक्ट के पास होते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आमने सामने आ गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस एक्ट को स्वीकार करने को राजी नहीं थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग इस एक्ट का खुले दिल से स्वागत कर रही थी। इसके बाद आपसी मतभेद को कम करने के लिए 1916 में मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई, जिसे जॉइंट सेशन के नाम से जाना जाता है और ये सेशन लखनऊ में हुआ था, इसीलिए लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से जाना जाता है। नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग को भी साथ में लेकर काम किया जाए और इस सेशन का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट की परमिशन दे दी और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की वजह से अब मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थी। 1916 से पहले मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, मगर कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी थी उन्होंने मुस्लिम लीग के सामने अपने घुटने टेक दिए, इसीलिए अब मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी की तरह नजर आने लगी और मुस्लिम लीग पार्टी मोस्टली मुस्लिमों के हित में ही बोला करती थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे एक छोटी सी पार्टी 1916 तक आते आते एक बड़ी पार्टी बन गई। इसके बाद 1922 में चौरा चोरी घटना की वजह से गांधी जी ने कहा कि हमारा देश अभी आजाद होने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते 1922 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया और 1923 से 1927 तक डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में कई सारे वायलेंस हुए, जिसमें कुछ वायलेंस भी थे। अब इस वायलेंस की वजह से देश में एक अलग ही माहौल था। अब 1930 आते आते इंडियन मुस्लिम एक सेपरेट नेशन के बारे में विचार करने लगे थे। इसी वजह से 2 नेशन थियरी आई, जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, दोनों के अलग अलग ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर हैं, तो दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं। और 1933 आते आते इस नेशन का नाम तक सोच लिया गया। कैम्ब्रिज में पढ़ रहे एक मुस्लिम छात्र ने कहा कि इस नेशन का नाम होना चाहिए पाकिस्तान। 1937 में जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को
उनके प्रेडिक्शन रिजल्ट से काफी खराब रिजल्ट मिले और यहां तक कि मुस्लिम लीग मुस्लिम रिजर्व सीट से भी हार गई। अब मुस्लिम लीग पर सवाल उठने लगे क्योंकि मुस्लिम लीग में मुस्लिम सदस्य तो थे, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम ही उनकी सीट पर जीत हासिल कर रहे थे। तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि भारत के मुस्लिमों को कांग्रेस ही रिप्रेजेंट कर रही थी। अब 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास कर दिया, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। और लाहौर रेजोल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग के अब बड़े बड़े नेता पाकिस्तान नेशन बनाने के लिए फुल सपोर्ट देने लगे। 1945 आते आते फिर चुनाव कराए गए और इस बार मुस्लिम लीग ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुसलमानों के लिए 30 सीटें रिजर्व थीं और ये 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग के खाते में गईं। इन 5 सालों में मुस्लिम लीग मुसलमानों को भड़काने में कामयाब हो चुकी थी। मुस्लिम लीग के नेताओं का कहना था कि नेशनल कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचती है। इसीलिए 1945 में मुस्लिम लीग ने इतनी शानदार जीत हासिल की। इस शानदार जीत के बाद अब मुस्लिम लीग को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव माना गया। खैर, जनरल इलेक्टोरेट में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन था, मगर मुस्लिम रिजर्व सीटों पर वो जीत हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार भारत को पावर ट्रांसफर करने की सोच रहे थे। इसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान जैसे कई सारे प्रस्ताव दोनों पार्टियों को दिए और पावर ट्रांसफर तभी हो सकता था जब दोनों पार्टियां इस प्रपोजल पर सहमत हों, मगर दोनों पार्टियां इन प्रपोजल्स को मानने को तैयार ही नहीं थीं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में चुना और इस दिन भारत में बहुत सारे हिंसात्मक संघर्ष भी हुए। अब ब्रिटिश ने इन वॉयलेंस को रोका और पावर ट्रांसफर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। अब जून 1948 तक किसी भी हालत में पावर ट्रांसफर होनी थी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान में भारत का पार्टीशन करके 2 देश बनाने की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान। अब दोनों ही पार्टियों ने इस प्लान को मंजूरी दे दिया और दोनों ही देश का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें एक देश बना हमारा भारत और दूसरा देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी 2 हिस्से कर दिए गए, जिसमें एक ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और दूसरा देश था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि एक्चुअल पाकिस्तान है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है विभाजन के बाद से। अब पाकिस्तान 2 टुकड़ों में टूट चुका था, जिसमें से एक टुकड़ा ईस्ट पाकिस्तान था, जहां पर बंगाली एक बड़ी संख्या में रहते थे, और दूसरा टुकड़ा वेस्ट पाकिस्तान था, जहां पंजाबी, पख्तून, सिंधी और बलोच रहते थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि ईस्ट पाकिस्तान में बसे बंगाली लोगों को वेस्ट पाकिस्तान द्वारा परेशान किया गया। उन्हें कभी भी समान नजर से नहीं देखा गया, उनके काले होने पर उनका मजाक बनाया गया और यहां तक कि यह कह दिया गया कि ईस्ट पाकिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, इसीलिए यहां पर सभी लोग उर्दू भाषा का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जनसंख्या बंगाली थी, इसीलिए वो इन सभी चीजों से नाराज थे। इसीलिए वहां के लोगों ने पाकिस्तान से ऑटोनॉमी की मांग की और इस आंदोलन का परिणाम यह निकला कि ईस्ट पाकिस्तान में एक नई पार्टी बन गई, जिसका नाम आवामी लीग रखा गया, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी शेख हसीना आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो सन 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में बनी नई पार्टी आवाम लीग पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत गई, लेकिन पाकिस्तान के जनरल आयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनने ही नहीं दिया, क्योंकि वो एक बंगाली व्यक्ति को देश की सत्ता संभालने नहीं देना चाहते थे। इसके बाद आयूब खान ने मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, जिसका परिणाम ये निकलकर आया कि वहां के लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी और ये सब देखकर पाकिस्तान सेना ने वहां के लोगों को दबाना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान सेना द्वारा महिलाओं का बलात्कार भी किया गया। इतना सब देखकर वहां के लोगों ने मुक्ति बहिनी नाम की एक संगठन बनाई और बंगाली लोगों पर हो रहे अत्याचार के कारण अब बंगाली लोग भारत में आने लगे, जिसके कारण भारत के रेस्क्यू पर भी प्रभाव पड़ा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने विकल्पों पर विचार किया और 25 अप्रैल 1971 को जनरल सैन मैंगशॉ को युद्ध की तैयारी करने का निर्देश दिया कि ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री लेने के लिए तैयार रहना। जनरल मानेक शॉ को यकीन नहीं था कि भारत कम समय में युद्ध जीत सकता है और जनरल ने इस्तीफा की पेशकश कर दी, मगर इंदिरा गांधी को उन पर पूरा भरोसा था
और जुलाई 1971 तक इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान कहना ही बंद कर दिया और इसके बाद इसे बांग्लादेश के नाम से बुलाने लगी। इसके बाद 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चेंगिस खान लॉन्च किया। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला करवा दिया क्योंकि पाकिस्तान को भरोसा था कि भारत बांग्लादेश का समर्थन करेगा। इसीलिए उन्होंने पहले भारत पर हमला करने का फैसला किया। लेकिन 6 दिसंबर 1971 को भूटान पहला देश बन गया जिसने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य मान्यता दी और उसी दिन भारत ने भी बांग्लादेश को यह मान्यता दे दी। 12 दिसंबर तक पाकिस्तान को युद्ध में हार माननी पड़ी और 16 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने ढाका को घेर लिया और पाकिस्तान सेना को 30 मिनट का समय दिया गया ताकि वो सरेंडर कर सकें। अगले साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा और इसके बदले में भारत ने पाकिस्तान को 12,000 किलोमीटर स्क्वायर भूमि देने का वादा भी किया था, जिसे भारतीय सैनिकों ने युद्ध में जीता था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।